अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। क्योंकि मैं कहानी हमेशा एडवांस में रिकॉर्ड करता हूं, और जो कल मैंने कहानी रिकॉर्ड की थी जिसमें टॉपिक था मौत। अभी बहुत सारे वाक़यात थे जो मैं चाहता था आपको सुनाऊं, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि कहानी तो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं और नेक्स्ट डे फिर मैं कहानी एडवांस में रिकॉर्ड करूंगा। तो जब तक वो आप कहानी देखेंगे, उसके नीचे कमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं ये टॉपिक सेंसिटिव है। जिन भूत और भूत प्रेत तावीज़ात जादू, इसके ऊपर हॉरर कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं गलत हूँ। मौत जो है, बहुत सारे लोगों को डर लग जाता है इससे, क्योंकि बीमार लोग भी होते हैं जो कहानी सुन रहे होते हैं। मैं हर बंदे को दिमाग में रखता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बीमारी से डर रहे होते हैं, मौत से डर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, इस वक्त मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ लोग खौफजदा हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए पूछा कि अगर आप लोग कहेंगे तो ही मैं इसके ऊपर एक और कुछ वाक़यात हैं वो भी खौफनाक हैं, वो ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। और अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर मैं नहीं सुनाऊँगा। तो क्योंकि एडवांस में मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ और अभी वो कहानी नहीं चली, जब चलेगी उसके नीचे जैसे ही कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद अगर आप लोग कहेंगे एक भयानक कुछ वाक़यात थे मौत के हवाले से, ऐसे लोगों के कुछ वाक़यात जो मुझे भेजे गए और मैंने ख़ुद भी कुछ मेरे सामने आए, जो मर गए थे और मरने के बाद अपने जिस्म को मुर्दा हालत में पड़ा हुआ सामने देख रहे थे। यूँ कहिए कि उनकी रूह अपने वजूद से बाहर निकल के अपने मुर्दा वजूद को देख रही थी। और कुछ वाक़यात जिसमें वो बताते हैं कि हमें ऊपर लेके गए एक टनल की तरफ, वहाँ से गोल सा एक टनल सा था, उसके अंदर से गुजारा गया और ऊपर हम पहुँचे, हमारी ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया। तो वो सारे मैं आपकी राय का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप जैसे कहेंगे इंशाल्लाह उसके हवाले से फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आज एक नई एक कहानी जो मुझे भेजी गई है सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू में ही रिक्वेस्ट कर दूँगा, मुझे आप लोगों की मोहब्बत में रिक्वेस्ट है कि 10,000 मुझे लाइक्स चाहिए हॉरर स्टोरी के नीचे। तो मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी फैमिली हैं और इस बात को ज़रूर सुनेंगे। एक वीडियो के नीचे अब बाकायदा आप अपनी रूटीन बना लेंगे, हर हॉरर स्टोरी के नीचे हर शख्स अपना अपना लाइक डाल देगा, ताकि यूट्यूब इस लाइक्स को देखे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया गया है, लाइक किया गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैला सके। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। यह कहानी मुझे भेजी है शाहनवाज ने। वो कहते हैं अब तो मैं खैर ज़िंदगी के उस स्टेज में आ चुका हूँ, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, और आपकी कहानियाँ सुनते हुए जो मज़ा आता है, तो एक बात उन्होंने कहा आप ज़रूर मेरी ये शुरू में ही कहानी में शामिल कीजिएगा। हम जैसे बूढ़े लोग जो रिटायर हो चुके हैं, ज़िंदगी से ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं, वो आपकी कहानी को बहुत शौक़ से सुनते हैं। और मैंने जब आपकी कहानी को, मुझे किसी ने सेंड की था लिंक, और मैंने जब सुना तो ऐसा सुनता गया कि फिर मैंने अपने दोस्तों को भी इसको आगे फॉरवर्ड किया, वो भी इसके सुनने के आदी हो गए। हमारे पास बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, तो बस इंतज़ार में थे कि दोस्तों का आपस में रब्ता हो तो हम मशवरा करके आपको कहानी सेंड करें। तो तमाम दोस्तों के इजाज़त दी कहानी की, तो मैं आपको कहानी सेंड कर रहा हूँ, आप इसको शामिल कीजिए। और भी कहानियाँ हैं जो हम आपको और आगे प्रोग्राम में भेज देंगे। शाहनवाज कहते हैं, ये रियल ही नाम है, मेरा नाम शाहनवाज है, एक और दोस्त उनका नाम उमर हयात है, और एक और दोस्त उन्होंने अपना नाम चेंज करके रॉबर्ट कर लिया था जब वो दूसरी शहरियत मिली। उनकी वालदा और वालिद में से एक क्योंकि गोरे थे, तो इसलिए वो अपना नाम के साथ रॉबर्ट लिखते थे, आप वहाँ पे रॉबर्ट ही कह दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम तीनों उन लोगों में से हैं कि जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन छोटे से थे कि हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए और एक ऐसे कंट्री में आ गए जहाँ पे फिर पले बड़े, वहीं की ही ज़ुबान को अपना लिया। लेकिन बचपन से ही उर्दू बोलना जानते थे, तो हम तीनों आपस में हमेशा उर्दू ही बोलते रहे। बाहर इंग्लिश बोलते बोलते, वहाँ की ज़ुबानें बोलते बोलते जिन कंट्रीज़ में थे, हम थक जाते, तो आपस में कहते यार बहुत मुँह टेढ़ा हो गया, चलो उर्दू में बात करते हैं। तो हम आपस में उर्दू में बात करते। यूँ समझ लीजिए कि हम तीनों बचपन के ही बहुत दोस्त थे। ज़िंदगी का काफ़ी अरसा हम तीनों ने इकट्ठा गुजारा। हम तीनों को बहुत ज़्यादा जो शौक़ था
वो शिकार का था, कैंपिंग का था, आउटिंग का था। उमर हयात हम में से एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा 5 वक्त का नमाजी था, सुबह सुबह उठ के बाकायदा तिलावत करता था। मैं और रॉबर्ट कोई भी नमाज नहीं पढ़ते थे। उमर हमें अक्सर कहता रहता था, लेकिन हम उसको कहते थे यार तू हमें शर्मिंदा करता है, बस हम पढ़ लेंगे ना। वो कहता और हम आगे से कहते हाँ पढ़ लेंगे ना यार, और हम पढ़ते नहीं थे। लेकिन वो हमारा दोस्त था, बेस्ट बडी था, हमारा घूमना फिरना आना जाना हर जगह पे इकट्ठा होता। अक्सर वीकेंड पे हम गाड़ी में अपना कैंप रखते और रवाना हो जाते किसी भी वीराने का, जंगल का, पहाड़ों का, किसी भी ऐसी जगह का इंतखाब करते जहाँ पे एक रात हम खूब हल्ला गुल्ला करते। ऐसी एक दफ़ा हम लोग शिकार के लिए, मछली वहाँ पे बहुत थी, हम रवाना हुए। गाड़ी में सामान इस तरह रखा जाता था कि अगर मछली हम ना पकड़ सके तो हमारे पास खाने पकाने का सामान मौजूद हो, सुबह नाश्ते का और रात के खाने का। हमारा सफ़र बिल्कुल रेडी था, सामान रख लिया गया। हम तीनों दोस्त रवाना हुए। हम में से जो रॉबर्ट था वो बहुत मोटा था, खराटे बहुत लेता था, और रॉबर्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रॉबर्ट को नींद नहीं आती थी। वो जब भी कहीं हमारे साथ जाता था, एक चीज़ जो हमेशा उसके साथ होती थी वो उसकी वो टैबलेट, वो उसकी मेडिसिन होती थी जो वो नींद के लिए इस्तेमाल करता था। कभी 1, कभी 2, कभी कभी 3 टैबलेट भी खा लेता था। लेकिन जब वो खा लेता था और सो जाता था तो फिर ऐसे ऊंचे ऊंचे खराटे लेता था कि हम लोग परेशान हो जाते थे। हम उसे कहते कि यार तू तो गाड़ी में सो जाता है, तो रात को सोने के लिए क्यों मेडिसिन लेता है? तो कहता भाई गाड़ी में नींद आ जाती है, बिस्तर पे जाता हूँ नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ। उस शाम भी तकरीबन हमारे कोई 3-3.5 घंटे का सफ़र था। हम अपने सफ़र पे रवाना हुए और गाड़ी में जैसे ही तीनों दोस्त रवाना हुए, शाहनवाज़ कहते हैं मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उमर हयात आगे बैठा था, और रॉबर्ट हमेशा ही पीछे बैठता था क्योंकि उसको सोना होता था, उसको नींद आ जाती थी। गाड़ी जैसे ही रवाना हुई, तकरीबन हम शहर की रोशनियों से जैसे ही दूर चले गए, ऐसी सड़क पे आ गए जहाँ इर्द गिर्द आबादी ख़त्म हो चुकी थी, वीराना शुरू हो चुका था। तो मैं और उमर हयात आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। पीछे थोड़ी ही देर बाद हमें खराटों की आवाज़ आई। तो उमर बोला, ले भाई जवान सो गया। मैंने कहा यार कैसा बंदा है, रातों को जहाँ सोना चाहिए उस वक्त इसको नींद नहीं आती, और गाड़ी में बैठते ही ऐसे सोता है घोड़े बेच के जैसे इसको कोई फिक्र ही नहीं है। गाड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच गई। तब तक वो भी जाग चुका था। हम तीनों दोस्त नीचे उतरे, अपना कैंप निकाला, कैंप लगाने में लग गए। हमने कैंप लगा लिया, कैंप रेडी हो गया, और उसके बाद खाने पकाने का हमने सारा सामान बाहर निकाला। रात का खाना हम अपने साथ लेके आते थे, सिलेंडर पे हमने गरम करना होता था, वो हमने गरम किया और बैठ के हमने खाना खाया। उसके बाद ये एक वो दौर था जब टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट होती थी। टेप रिकॉर्डर के अंदर हमने म्यूज़िक लगाया और ज़मीन पे ही बिछा के कपड़ा हम लोग आपस में गपशप करना शुरू हो गए, क्योंकि हम लोग इसी कुदरती मनाज़र को देखने के लिए आते थे, ऐसी खूबसूरती को ही देखने के लिए आते थे। रॉबर्ट बोला यार मुझे नींद आ रही है। हमने कहा यार तू कैसा बंदा है, तूने तो अभी टैबलेट खाई नहीं है, तू फक्के मारता है टैबलेट पे गोलियां खाता है कि नींद के लिए, अब तुझे नींद आ रही है। नहीं, उसने कहा नींद नहीं आ रही, खाना खाया ना, थोड़ी देर सोऊंगा फिर मैं उठ जाऊंगा। हमने कहा चल यार तू सो जा, कुछ देर तू सो जा, फिर उसके बाद साथ ही मछली का शिकार है वहीं पर चलते हैं। रॉबर्ट को खाना खाते ही वहीं पर नींद आ गई, वो सो गया। मैं और उमर वहीं पर बैठ के बातें करना शुरू हो गए। हम लोग बातें कर रहे थे कि बातें करते हुए हमें कोई तकरीबन पौना घंटा ही गुजरा होगा कि हमें ऐसी एक आवाज़ आई जैसे किसी लड़की ने चीख मारी हो। ये एक वीराना था, हम लोग कैंप लगा के बैठे थे, लेकिन किसी लड़की की चीख का मतलब ये था या तो किसी और ने भी यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, या फिर
कोई इर्द गिर्द आबादी है जहाँ पे रात के टाइम किसी लड़की ने चीख मारी है, लेकिन चीख ऐसी थी जैसे कोई खौफजदा होके बहुत ऊंची चीख मारता है। मैं और उमर दोनों खड़े हो गए कि यार ये चीख आई है, इर्द गिर्द की आबादी है, क्या हुआ है। हमने कहा चल आ जा यार, देखते हैं, इसको ज़रा लेटर रहने दे, हम ज़रा देख के आते हैं। हम दोनों उठे हैं वहाँ से और चलते हुए इर्द गिर्द इधर उधर हर तरफ देखना चाहते थे कि कहीं आबादी है, हमारे अलावा किसी ने कोई कैंप लगाया हुआ है या हमारी किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई लड़की कोई खातून मौजूद है और वहाँ इमरजेंसी हो चुकी है और उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। यूँ हम दोनों चलते हुए इधर उधर घूमते घूमते जब इस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमने मछली का शिकार करना था और वहीं पे पानी ही पानी था, वहीं पे तो हम असल में आए थे, तो हमने देखा वहाँ पे एक और कैंप लगा हुआ है। तो हम दूर ही रुक गए कि ओहो, इसका मतलब है किसी और ने भी कैंप लगाया हुआ है और वहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कोई होगा, उन्हीं में से किसी ने चीख मारी है। शाहनवाज कहता है, मैंने कहा नहीं यार बस आप उमर आगे नहीं जाना, पता नहीं कौन है कौन नहीं, क्योंकि उसकी मुसलसल चीखों की आवाज़ आती तो शायद हम मदद के लिए आगे जाते। शरारत में चीख मारी है या क्या हुआ है, उसके अलावा तो कोई चीख नहीं आ रही। हाँ, उस कैंप से ये अंदाज़ा हो रहा है, उसके अंदर रोशनी है कि कोई है उस कैंप के अंदर। तो हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए, किसी की प्राइवेसी होती है जब तक कि हमारी ज़रूरत ना हो। हम लोग थोड़ी देर तक वहीं खड़े देखते रहे और उसके बाद चलते हुए वापस आए तो अभी तक सो रहा था। हमने रॉबर्ट को उठाया, हमने कहा उठ यार, तू आते ही सो गया है, क्या इधर लेटा पड़ा है। हम दोनों ने उसको उठाया, मछली का सामान उठाया और हम तीनों चलते हुए उसी तरफ आ गए जिस तरफ मछली का शिकार था और वहीं पे ही हमने खैमा देखा था। अब हम उधर से नीचे की तरफ उतरना शुरू हुए और जैसे ही निगाह उस खैमे की तरफ पड़ी तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। शाहनवाज कहता है कि मैंने फ़ौरन उमर हयात को कहा, उमर उधर देख। और उमर ने भी उस सिमत में निगाह मारी तो देखा उस सिमत में कोई भी कैंप नहीं था। उमर और शाहनवाज दोनों हैरान हो गए कि नहीं, हमारा वहम नहीं हो सकता, हमने कैंप को देखा था। तो शाहनवाज बोला, यार हो सकता है हम किसी दूसरे रास्ते से आए हों या वो कैंप किसी परली साइड हो। कहता है नहीं यार, हम इसी रास्ते पे आए थे। तो रॉबर्ट बोला, क्या हुआ, क्या देख रहे हो। हमने कहा यार ऐसे ऐसे कैंप देखा था, तो सो रहा था, किसने चीख मारी थी। तो कह रहा है चलो आगे देख आते हैं, इसमें क्या है, शिकार भी कर लेंगे। यूँ हम आगे चल पड़े और जहाँ तक हम देख सकते थे हमने सब चेक कर लिया, कोई भी कैंप नहीं था। हमने कहा यार चले गए होंगे। बहरहाल हम तो मछली के शिकार पे आए थे, चलो शिकार करते हैं। तो हम लोग तीनों एक किनारे पे हम बैठ गए। अब ये पानी जो था इतना गहरा था या नहीं ये तो हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमें बताया गया था, हमारे पहले कुछ दोस्त यहाँ पे मछली के शिकार के लिए आए थे कि यहाँ पे मछली बहुत मिलती थी। उसके दूसरे किनारे पे भी जो फासला था, एक किनारा जिस पे हम बैठे थे और एक दूसरा जो सामने किनारा था, ये तकरीबन कोई 25-30 फुट लंबा एक किनारा होगा जो पानी बह रहा था। हम लोग मछली का शिकार का साजो सामान निकाल के और उसको कुंडियाँ पानी में डाल के बैठ के अब हमें खामोशी से इंतज़ार करना था कि कोई मछली आए और हम उसको पकड़ सकें, ताकि सुबह हमारा जो नाश्ता होगा मछली पकड़ने के बाद, सुबह ही सुबह हमें ये मछली फ्राई करते, इसको बनाते पकाते और इसी मछली को ही हमने नाश्ता करना था। हमें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, रात भी काफ़ी हो चुकी थी कि हमने देखा एक लड़की जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है, उसके हाथ में सेम उसी तरह का सामान है जिस तरह हमारे हाथ में मछली का सामान था और हम मछली की कुंडी डाल के बैठे थे। उस पानी के दूसरे किनारे पे वो सामने से चलती हुई आई है और हम उसको तीनों देख के चौंक पड़े हैं। और उसने आके कुंडी के ऊपर सामान उसने लगाया हुआ था मछली पकड़ने का, उसने वो कुंडी पानी के अंदर डाली है और साइड पे बैठ गई है। वो आते ही इस अंदाज में बैठी है कि उसने हमें देखा ही नहीं, वो हमें इग्नोर कर रही थी और हम तीनों उसको देख रहे थे कि थोड़ी देर के बाद हमने देखा वो हमारी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। एक बात जो एक अजीब सी थी, उसका रंग इतना गोरा था, ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा चमक रही हो, लाइटें निकल रही हैं उसके अंदर, बहुत गोरी थी वो।
रात के इस पहर के चांदनी रात तो थी, नज़र तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसका चमक, उसकी रौनक, उसके चेहरे की रोशनी इतनी तेज़ कि हम तीनों परेशान हो गए। कुछ देर वो बैठी रही, हमारी तरफ वो देख के मुस्कुराती रही, और उसके बाद उसने अपनी कुंडी वहीं पे छोड़ी, एक जगह पे रखी और उठ के पीछे चली गई। जब वो चली गई तो हम तीनों आपस में बातें करना शुरू हो गए कि यार ये इसी की चीख थी, और तो कैंप कोई नहीं है, कैंप वहीं पे हमने देखा था, एक औरत की हमने चीख सुनी थी, कहीं यही औरत तो नहीं थी। तो रॉबर्ट बोला यार मैं तो हैरान हो रहा हूँ। रॉबर्ट हम में से डरपोक भी था बहुत ज़्यादा, यार उसको चेहरा देखा बहुत ही चमक रही है, मुझे तो कोई और मखलूक लग रही है। हमने कहा यार तुझे ना हर वक्त ही कोई अजीब ही मखलूक नज़र आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक आम सी औरत है, ठीक है बहुत खूबसूरत है, उसका रंग बहुत फेयर है, इतना कि चमक रही है रात को, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम लोग ऐसे बातें ही कर रहे थे कि हमने देखा वो चलती हुई फिर से वापस आई और उसी जगह पे जहाँ पे पहले आके बैठी थी वो आके बैठ गई। उसी के साथ ही हमने देखा उसने अपने वजूद से कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जैसे कोई नहाने के लिए तैयारी करता है, और हमारे देखते ही देखते उसके वजूद से सारे कपड़े उतर गए, लेकिन हमने निगाहें अपने नीचे कर ली, उसके वजूद पे अब कोई भी कपड़ा नहीं था। ये कैसा हो सकता था? अंग्रेज़ ऐसा करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि हम तो मुसलमान थे तीनों। रॉबर्ट जो था एक और मज़हब से था, हम दोनों, मैं और उमर मुसलमान थे। यहाँ हमारे कल्चर, जिस मुल्क में हम रहते थे, इसका कल्चर ऐसा था, यहाँ पे इस तरह उतार देना कपड़े उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। तो उसने उतारे, लेकिन हमने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसने हमारे सामने ही पानी के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही पानी के अंदर छलांग लगा दी तो हम तीनों चौंके कि यार ये नहाने का टाइम तो नहीं है। उसने एक तरफ मछली डाली है और एक तरफ कुंडी डाली है, मछली के शिकार के लिए हम बैठे हैं और उसने छलांग लगा दी है। मछली कहाँ से आएगी? उसको इतना तो सोचना चाहिए, वो अगर शिकारी है, मछली के कुंडी डाल के भी बैठी है, ये कौन सा नहाने का टाइम है? हम वहीं पे बैठे रहे। अब जब उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई थी तो उसको थोड़ी देर के बाद वापस ऊपर की तरफ आना था, हम इंतजार में थे, लेकिन बैठे 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 वो बाहर नहीं निकली। रॉबर्ट बोला मैंने तुमसे कहा था ना वो इंसान नहीं है। वो हमने कहा क्या हो गया? वो कह रहा है वो देखो अभी तक वो बाहर नहीं आई। और हम वहीं बैठे रहे, उसको बाहर आ जाना चाहिए था, यहाँ तक कि 1 मिनट से ऊपर टाइम हो गया। जब उसने छलांग लगाई थी, पानी के अंदर एक वेव सी बनी थी, पानी ऐसे उछलने की आवाज़ से जल थल हुआ था, पानी ऊपर की तरफ उछला था, फिर वापस चला गया, पानी हिलना शुरू हो गया, यहाँ तक कि अब हिलते 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 पानी भी साकित हो गया था। वो बाहर नहीं आई थी, यहाँ तक कि 1.5 मिनट हो गया, यहाँ तक कि 2 मिनट हो गया। हम अपनी सांसें रोक के बैठे थे कि इसको बाहर आ जाना चाहिए। और तब हमें एहसास हुआ कि अब बहुत टाइम हो चुका है। कोई भी इंसान जितना भी लंबा उसका सांस हो, वो सांस रोक के इतनी देर पानी के अंदर नहीं रह सकता। हम लोग बैठे रहे, यहाँ तक कि जब टाइम इतना हो गया कि हमें लगा कि हमें उठ के मदद करनी चाहिए, शायद वो डूब गई है। तो रॉबर्ट बोला नहीं नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, मैं कह रहा हूँ ना वो इंसान नहीं है। हमने कहा नहीं यार कुछ नहीं होता, वो इंसान ही है, उसको मदद की ज़रूरत है, वो अंदर डूब गई है, ये क्या हुआ है उसके साथ। तो उसी वक्त ना उमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो भी खड़ा हुआ था हेल्प के लिए, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता नहीं 1 मिनट रुक जा, कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? कहता है परली तरफ देखो। हमारे पास टार्च भी होती थी, कहता है उसने फ़ौरन टार्च निकाली और टार्च जला के टार्च की बीम सामने उसी तरफ डाली जहाँ पे उसने अपनी मछली पकड़ने का सामान रखा था, और साथ ही उसने अपने कपड़े उतार के नीचे रखे थे। नीचे देखता है, नीचे देखो। हमने उसी तरफ नीचे देखा जहाँ पे मछली पकड़ने का उसका रॉड था, ना ही वहाँ पे रॉड था, ना ही उसके कपड़े पड़े थे। तो उमर बोला ना ही उसके कपड़े हैं, ना ही उसका रॉड है, कपड़े और रॉड कहाँ गया? तो शाहनवाज कहता है मैं भी चौंक पड़ा। रॉबर्ट तो पहले ही डरा हुआ कहता है मैं कहता नहीं था वो औरत नहीं है, वो कोई और मखलूक है जिसकी हम मदद करने के लिए जा रहे थे। वो पानी के अंदर डूब चुकी थी, डुबकी लगा के बाहर नहीं निकली थी, और हम तीनों खड़े हो गए थे। तो तभी रॉबर्ट की आवाज़ है निकलो यार,
मेरा दिल डर रहा है, मैं नहीं रुकना चाह रहा, निकलो यहाँ से, ये पता नहीं आज किस चीज़ से पाला पड़ गया है, निकलो। तो मैंने उमर की तरफ देखा, उमर क्या कहते हो, क्योंकि एक अजीब सा एक वाक़या हो चुका है, उसके कपड़े नहीं हैं, वो पानी के अंदर गई है। अगर पानी के अंदर गई है, इंसान है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो कपड़े तो बाहर होने चाहिए और मछली पकड़ने की मशीन भी बाहर होनी चाहिए। तो तभी हमारे पीछे से बिल्कुल करीब से कह की आवाज़ आई। उमर के और मेरे झटका लगा जिस्म को, और रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जैसे हंसा हो एकदम। तीनों की गर्दनें पीछे मुड़ गई। पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। और उसी लम्हे जब हमने पीछे देखा जहां से कहके की आवाज आई थी, वहां पे कोई भी नहीं था। कहका क्लियर हमारे करीब से सुनाया गया था और दूर दूर तक हमारे करीब कोई भी नहीं था। हम तीनों वाकई महसूस तो कर गए कि मामला गड़बड़ है और खौफनाक सा है। तो रॉबर्ट कहता है, निकलो, अब भी कोई वहम रह गया है, आपकी गुंजाइश रह गई, निकलो निकलो यहां से, निकलो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने उमर की तरफ की इशारा किया, आंखों से क्या कह रहा है। तो कहता है, यार चलो। हमने कहा ठीक है। हमने अपनी कुंडियां उठाई, उनको लपेटना शुरू कर दिया कि निकलते हैं। हमने अपना सामान लपेट लिया और हम अपना सामान लपेट के जैसे ही मुड़ने लगे हैं, तकरीबन ये सारा काम करते हुए 5-7 मिनट हमें हो गए थे, अच्छा खासा टाइम हो गया था। हम जैसे ही मुड़ने लगे हैं तो पानी के अंदर से एक आवाज़ आई है, जैसे कोई पानी के अंदर से निकला हो। और जैसे ही हमने उस वक्त मुड़ के देखा तो पानी के अंदर से वही लड़की निकली थी, पूरे कपड़े पहने हुई थी। वही कपड़े जो गायब हो गए थे अब उसने पहन रखे थे और पानी के अंदर से निकली। उसने देखते ही हमें कहका लगाया, बिल्कुल वही कहका जो हमारे पीछे सुनाई दिया था। अब वही कहका उसने पानी के अंदर से निकलते लगाया, कहका लगाया और फिर पानी के अंदर चली गई। एकदम हम अलर्ट हो गए। उमर कहता है, नहीं निकलो, जितनी जल्दी हो सकता है निकलो। हमने अपना सामान वहाँ से पैक किया, गाड़ी तक पहुँचे। हमने गाड़ी में सामान रखा और हम वहाँ से आ गए। वापसी पे हमेशा रॉबर्ट सो जाता था, लेकिन उस दिन खौफ की वजह से वो सोया नहीं। शाहनवाज और उमर भी कुछ परेशान ज़रूर हुए, लेकिन खौफज़दा नहीं हुए। अंधेरे में ही हम अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने घरों तक हम पहुंच गए। और 2 दिन रॉबर्ट के दिमाग पे काफ़ी खौफ सवार रहा और वो हमें कहता रहा कि उस वाक़ये के बाद अब तो रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आती यार, मैं तो मज़ीद कई गोलियां खाना शुरू हो गया हूँ, क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये है वो है। एक अजीब सा वाक़या तो था जो हमारी ज़िंदगी में हुआ था। हम खुद भी एक डर गए थे कि ये कैसा अजीब सा वाक़या है, लेकिन ज़िंदगी है, चलती रही, वक्त गुजरता रहा। इस वाक़ये से रॉबर्ट की ज़िंदगी पे ये असर पड़ा था कि अब वो मुसलसल कई गोलियां खा के सोता था। उसके घर वालों से हमें पता लगा था कि बहुत डरा होता है, रात को इसको नींद नहीं आती और कई गोलियां खाता है। काफ़ी अरसा तक मैं और उमर अकेले इधर उधर कैंपिंग करते, हमारे साथ रॉबर्ट ने जाना छोड़ दिया था। वो उस वाक़ये से डर गया था। बज़ाहिर तो वो एक लड़की थी, लेकिन जिस अंदाज में वो अंदर गई थी, कपड़े उसके बाहर थे, बाहर से कपड़े गायब हुए, फिर पीछे से आके उसने कहका लगाया, फिर कपड़े पहने कैसे उसने, हमारे सामने ही तो गायब हुए थे कपड़े। वो सारे मंजर हमारे लिए भी अजीब व गरीब थे। लेकिन वीरानों में, खंडरों में, ऐसी जगहों पर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। उमर और मैं शायद इतने बुज़दिल या डरपोक नहीं थे। अब काफ़ी टाइम गुजर गया, रॉबर्ट हमारे साथ नहीं जाता था, मिलता था, लेकिन कैंपिंग हम अकेले करते थे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट को मना लिया और रॉबर्ट भी हमारे साथ कैंपिंग पे जाने लगा। उसके ही कहने पे हम आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर नहीं जाते थे, ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ और लोग भी मौजूद हों, हम अकेले ना हों, और इसी तरह हम कैंपिंग करते रहे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हमारी शादियाँ भी हो गई। हम तीनों शादीशुदा हो गए, उम्रें ऐसी हो गई, लेकिन जो हमारा कैंपिंग का शौक़ था वो ऐसे कायम ही दायम रहा। अब रॉबर्ट ऐसी उसकी ज़िंदगी की आदत हो चुकी थी, अब वो गोलियां खाए बगैर उसको नींद नहीं आती थी, लेकिन अब उसका खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब हम दूर दूर भी कैंपिंग के लिए जाते थे। फिर एक दफ़ा प्रोग्राम बना कि एक जंगल है, वहाँ हम शिकार पे चलते हैं। रॉबर्ट भी बग़ैर डरे, बग़ैर खौफ का इज़हार किया, उसने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। यूं अल्लाह खैर, हम तीनों जंगल की तरफ जब भी हमने जाना होता था तो खाने पीने का
इजाफी हम अपने साथ सामान रख लेते थे कि हो सकता है वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, रास्ता भूल जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए खाना हमारे पास कम से कम मौजूद होना चाहिए। ऐसा खाना जो पका भी सकें और ऐसा खाना जो पका हुआ भी हो, वो हम एहतियातन खा भी सकें। हम लोग तीनों रवाना हुए। अब रॉबर्ट की वो आदत अभी भी कायम थी। गाड़ी में थोड़ी ही देर के बाद वो फिर से सो गया। वो उसकी आदत ख़त्म नहीं हुई थी। हम उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तेरी बीवी कैसे तेरे खराटों से परेशान होती होगी, तू जिस तरह खराटे लेता है और जिस तरह तू सो जाता है, तू सोता तो इतनी आसानी से, पता नहीं गोलियां क्यों खाता है। चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते हम बहुत दूर निकल गए, यहाँ तक कि एक जंगल सा शुरू हो गया जिसके बारे में हमारे पास मैप था। मैप से रास्ता देखते हुए हमने आगे बढ़ना था और वहाँ पे हमने कैंप भी लगाना था और रात को कोई शिकार भी करना था। अब तो जंगलों में ऐसी जगहों पे शिकार पे पाबंदी है, अब शिकार नहीं कर सकते थे। ये उस दौर की बात है जहाँ पे शिकार करना, हम लोग जिस तरह जाते थे, कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे नुकसान पहुँचने का डर हो जंगल में, तो उस वक्त एहतियातन हम उस पर गोली चला सकते थे, वरना अब उनकी इजाज़त नहीं है। अब तो खैर जंगल ही उस तरह के नहीं रहे और जानवर भी उस तरह के नहीं रहे। वो कहते हैं जो हम तीनों गाड़ी चलाते हुए एक जंगल के अंदर जब पहुंचे तो ये एक बहुत घना जंगल था। जंगल में दाखिल होते हुए हमें एहसास हुआ हम आ तो गए हैं, लेकिन वाकई ये बहुत घना जंगल है। इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना दरख्त ही दरख्त होंगे और इतना ज़्यादा घना होगा कि दिन की रोशनी में भी यहाँ इस अंदाज में अंधेरा होता है कि सूरज की किरणें नीचे नहीं पहुँच सकती। दरख्त एक दूसरे से सर जोड़ के इस अंदाज में खड़े होते हैं कि ऊपर छतरी सी बना रखी होती है, उस अम्ब्रेला की वजह से नीचे धूप ही नहीं पहुंच सकती। हम एक रास्ता जो बना हुआ था इस अंदाज में, जैसे गाड़ियां गुजरती हैं तो उनके पाँव के निशान की वजह से एक रास्ता बन सा जाता है, कच्चा सा रास्ता, तो उस रास्ते को फॉलो करते 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 हम आगे बढ़ रहे थे। यहां तक कि हम तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा कह लीजिए, हम जंगल के अंदर दाखिल हो गए। तो रॉबर्ट बोला बस यार वापस भी जाना, इससे आगे ना जाओ, कहीं रास्ता भटक गए तो बहुत खौफनाक हो जाएगा। हमने भी बेहतर समझा। एक जगह पे हमने गाड़ी रोकी, लेकिन उमर कहता है हमें एहतियात करनी होगी, ये ख़तरनाक जंगल है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है एहतियात के साथ। शाहनवाज कहता है ठीक है ओके। हम नीचे उतरे, हमने कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद सबसे पहला एहतमाम ये किया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो वहाँ पे मौजूद थी। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ थीं कि हमें आग जला के रखनी है। जानवर जो अक्सर आग से दूर रहते हैं, जितने भी जानवर हो वो आग से डरते हैं। हमने अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा कर ली। जंगल में हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी, ऐसी खामोशी कि अगर जंगल के किसी दरख्त से पत्ता भी नीचे गिरता और वो पत्ता ज़मीन पे गिरता तो उसका शोर भी कानों को ऐसा सुनाई देता जैसे बहुत ऊंचा शोर हुआ हो। और चलते हुए जब आप पत्तों पे पांव रखते तो ऐसे ज़ोर शोर से वो पत्ते कड़कड़ाते, चिक आवाज़ें पैदा करते कि बाकायदा बंदा डर जाए। उस जंगल के अंदर ऐसी खामोशी थी, हाँ, एक मुसलसल जो खौफ का एहसास था। हमारे पाँव के नीचे अगर कोई पत्ता आता था तो उसकी चरचराहट से जहाँ हमारे कान अलर्ट होते थे कि कितना खौफ पैदा कर रहे हैं पत्तों की चरचराहट, तो वहीं पे एक जो खौफ हमें आ रहा था, इर्द गिर्द भी पत्ते चरचराते थे। तो हम एकदम देखते थे क्या इन पत्तों पे भी किसने पाँव रखा है जो ये पत्ते चरचरा रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद कभी उधर से पत्तों के चरचराने की, टूटने की, जैसे उन पे कोई पाँव रख रहा हो आवाज़ आती, कभी उधर से आवाज़ आती, कभी उधर से। हम अलर्ट तो थे, लेकिन हमने लकड़ियाँ जल्दी से जलाई, आग फौरी तौर पे जला ली। सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हल्का हल्का ठंडा मौसम हो चुका था, हल्की हल्की सर्दी सी थी। यूँ हमने आग सी जलाई और आग के पास बैठ के अच्छा लग रहा था। आग के पास शदीद सर्दी नहीं थी। इस जंगल में एक अजीब सी हैबत थी। वाकई ऐसा महसूस होता था कि आज हम जंगल के ऐसे घने हिस्से में आ गए हैं जैसे अंधेरा तो है लेकिन इन दरख्तों के पीछे कोई है जो हमें छुप छुप के देख रहा है। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उमर जो बहुत एक्टिव था, उमर हयात हमेशा इस मामले में सेंसिटिव और बहुत एक्टिव था, बहुत सारी चीज़ों को उसको अंदाज़ा हो जाता। तो उमर आज पहली दफ़ा बोला कि यार पता नहीं क्यों आज दिल अजीब सा हो रहा है,
तो शाहनवाज कहता है मैं हमेशा से बहादुर था। मैंने कहा उमर यार तेरे जैसा बंदा आहिस्ता बोल। रॉबर्ट ने सुन लिया तो वैसे ही डरपोक सा है। जब हम लकड़ियाँ चुन रहे थे मैंने कहा यार हम आगे हैं, रात गुजारनी है, तो इस तरह बात करेगा कि तेरा दिल अजीब सा है, रॉबर्ट डर जाएगा। तो उमर चुप कर गया। हमने आग जला ली, कुछ बैठे हैं, खाना शाना अपना गर्म किया, निकाला जो हम लेके आए थे अपने साथ, खाना शाना पकाया, सारा कुछ किया। तो उसके बाद रॉबर्ट बोला आज वो सोया नहीं। खाने के बाद उसको नींद आती थी, अक्सर वो सो जाता था, लेकिन आज वो सोया नहीं, जंगल में अलर्ट सा था। तो कहता है अब क्या करना है? हमने कहा करना क्या है, बस आगे निकलते हैं जंगल की तरफ और थोड़ा सा शिकार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सुबह जो भी शिकार हाथ लगा नाश्ता करेंगे, और अगर शिकार हाथ ना लगा तो अपने साथ जो नाश्ता लेके आए वो नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे सोने के लिए तो आए नहीं, इस माहौल को, इस माहौल की खौफनाकी को, इस अंधेरे को और इस जंगल की हैबतनाकी को ही तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। चलो। यूं हम तीनों अपना कैंप और गाड़ी वहीं छोड़ के आगे की तरफ निकल पड़े। हम तीनों चलते 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 कोई 10 से 15 मिनट का हमने फासला तय किया होगा, 10 मिनट का तकरीबन, कि एकदम से हमें लगा कि जितना हम आगे जा रहे हैं तो रॉबर्ट बोला कि हम गलत कर रहे हैं। ये इतना घना जंगल है कि ठीक है आप दोनों बहादुर हो, मैं बुज़दिल हूँ, मेरी बात पे आप हंसते हो, बाद में मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन ये बेहतर होगा हम इससे आगे ना जाएं, क्योंकि जितना घना ये जंगल है हो सकता है हम रास्ता भूल जाएं, और अगर हम रास्ता भूल गए तो यकीन मानो यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है हमारे पास कुछ हथियार हैं, लेकिन यहां पे बेहतर यही होगा कि हमें ज्यादा अपनी गाड़ी से दूर नहीं जाना चाहिए। तो उमर कहता है हाँ शाहनवाज ये ठीक कह रहा है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहां तक ही बेहतर है। तो हम लोग वहीं पे ही इर्द गिर्द फिरते रहे, इधर उधर शिकार को देखते रहे, यहाँ तक कि हमें 1.5-2 घंटे हो गए, कोई शिकार ना मिला। जंगल बहुत घना था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर ही ना हो, कोई शिकार ही ना हो, कुछ भी ना हो। हम इधर उधर से घूमते रहे, यहाँ तक कि थक से गए। तो उमर बोला वापस चलते हैं। मुझे लगा कि आज उमर बहादुर है, कभी इस तरह नहीं कहता, अगर आज कुछ कह रहा है बार बार तो यकीनन कुछ ना कुछ है। मैंने कहा ठीक है। तो हम तीनों अंदाजे से उस तरफ जाना शुरू हो गए जिस तरफ हमारा कैंप और हमारी गाड़ी मौजूद थी। हमने अपनी गाड़ी और कैंप से 10-12 मिनट दूर ही गए होंगे, लेकिन अब चलते 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 12-15 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका था, लेकिन हमें ना गाड़ी मिल रही थी, ना कैंप नजर आ रहा था। किस सिमत हम निकल आए हैं? फिर से हमने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मजीद 10 मिनट और लग गए। हमने 25 मिनट का फासला तय कर दिया इधर उधर, लेकिन शायद हम रास्ता भटक चुके थे कि मजीद हमने फैसला किया एक अंदाजे से कि इस सिम चलते हैं, शायद हम गलत आ गए। 5 मिनट और हमने फासला तय किया। आधा घंटा हो चुका था, लेकिन ना ही हम गाड़ी के करीब पहुंचे थे और ना ही हम कैंप के पास। उससे पहले भी हम काफ़ी देर घूमते रहे थे शिकार की तलाश में। अब आधा घंटा मजीद पैदल चलते हुए हमें हो गया था। हम थक से गए कि ये क्या हुआ है, रास्ता हम भटक चुके हैं। रॉबर्ट बोला तुम तो और आगे जाना चाहते थे, मैंने तुम लोगों को मना कर दिया था, देखो हम रास्ता भटक गए हैं। अब यहाँ बेहतर नहीं हम ऐसे आराम से खड़े रहे, हमें अलर्ट होना पड़ेगा जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता, सुबह नहीं होती, हम ऐसे नहीं जा सकते। मज़ीद कुछ कोशिश करने के बावजूद भी, इधर उधर घूमने के बावजूद, जब हमें ना ही उस सिमत का पता लगा जिस सिमत में गाड़ी खड़ी थी और कैंप, तो चलते चलते हमारी आंखों के सामने एक झोंपड़ी सी बनी हुई आ गई। हमने कहा यकीनन हम रास्ता भूल चुके हैं और गलत सिमत आ गए हैं, लेकिन जंगल के अंदर एक ऐसी झोंपड़ी जिसके अंदर आग जल रही थी, जो इस बात का एहसास था यहाँ पे इंसान हैं जो आग लगा के रह रहे हैं। आग अलामत होती है जंगल में इस बात की कोई इंसान यहाँ रहता है। लेकिन फिर भी हम तीनों अलर्ट हो गए, अपने हथियारों को संभाले हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। शोर तो हमारे पाँव पैदा कर रहे थे, क्योंकि पाँव के नीचे जंगल के वो पत्ते जो दरख्तों से गिर गिर के नीचे जमा होते रहते हैं। जंगल में तो साफ़ करने वाला कोई होता ही नहीं है, नीचे फैले होते हैं हर तरफ। तो आप जैसे जैसे पाँव रखते हैं तो एक शोर सा पैदा होता है। तो हम आगे बढ़ते गए यहाँ तक के
उस झोंपड़ी के पास पहुंच गए। ये एक बड़ी झोंपड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी झोंपड़ी भी नहीं थी, दरमियाने साइज़ की झोंपड़ी थी। यानी एक अंदाजे के हिसाब से हमारी इतनी थी कि 3-4 चारपाइयाँ इसके अंदर डाली जा सकती थी। और यूं हम दोनों, मैं और रॉबर्ट, उस झोंपड़ी के गेट के सामने पहुंचे और उमर चलता हुआ साइड पे गया झोंपड़ी को देखने के लिए, और देख के वापस आया और कहता है ये एक नहीं है, इसके पीछे भी एक और झोंपड़ी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। हम झोंपड़ी के दरवाजे पे पहुंचे। बाकायदा लकड़ी का एक दरवाज़ा भी बनाया गया था, बाकायदा लकड़ियों से उसकी छत डाली गई थी, चारों तरफ उसकी दीवार बनाई गई थी, वो सब लकड़ियों से बनाया गया था। और लकड़ियों के साथ साथ पत्ते और झाड़ियाँ इस तरह रखी गई थी, उसको बिल्कुल झोंपड़ी का रूप दे दिया गया था। अभी हम दरवाज़ा खटखटाने की नीयत ही कर रहे थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक बुज़ुर्ग सा शख्स, जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी जैसे साइडों खाली थी, सिर्फ नीचे वाली जगह पे, जिस तरह चाइनीज़ अक्सर इस तरह की दाढ़ी रखते हैं कि नीचे से, सामने से थोड़ी वाली साइड से दाढ़ी होती है और नीचे की तरफ आ रही होती है, साइडें खाली होती हैं, ऐसे ही उसकी दाढ़ी थी। सर से वो गंजा था, मूंछें उसकी लंबी लंबी रखी हुई थी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद उसकी मूंछें और सर उसका गंजा, छोटी छोटी उसकी आंखें थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो जैसे ही बाहर निकला तो वो ऐसी ज़ुबान में बोला जो मैं, यानी शाहनवाज़ और उमर समझ नहीं पाए। उसने हम तीनों की तरफ देखा और कुछ बोला, हम तीनों नहीं समझ पाए। तो वह दोबारा हमसे इंग्लिश में मुखातिब हुआ। तो हमने उसको कहा यस, हम इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पहले हमें नहीं पता आप कौन सी ज़बान बोल रहे थे। उसने कहा तुम लोग रास्ता भूल गए हो। हमने कहा यस, हम रास्ता भूल गए हैं और हमें नहीं पता हमारी गाड़ी किस सिमत में है, हमने किस सिमत जाना है, इसलिए भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए हैं। तो वो बोला अंदर आ जाओ, ये जंगल ठीक नहीं है, बज़ाहिर ऐसी खामोशी है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कहीं से भी जानवर ऐसे हमला कर देते हैं, अंदर आ जाओ। और उसी लम्हे हमारे कानों ने वाकई जानवरों की आवाज़ भी सुन ली। ऐसे लगा कि हमारी उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी जानवर बोले हों, कोई अजीब सी आवाज़ निकाली जानवरों ने, और हम चौंक के इधर उधर देखना शुरू हो गए। कहता है यही तो मैं कह रहा था, जल्दी से अंदर आ जाओ। और उसी वक्त कोई भेड़ बकरियां शायद उसने पाली हुई थी, वो भी अंदर से बोली, खौफ की वजह से, जैसे जानवर डरता है। तो हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। उसने अंदर आग जला रखी थी, ज़मीन पे ही बैठने का सारा सिस्टम था, वो हम ज़मीन पे बैठ गए और वो भी हमारे सामने बैठ गया और हमसे मुखातिब हुआ, तुम लोग रात के टाइम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा हम शिकार खेलने के लिए निकले थे, पैदल चलते हुए बताया, इस तरह आए, आगे रास्ता भूल गए और काफ़ी देर से रास्ता वगैरह ढूंढ रहे थे, तो इसलिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, भटकते भटकते हम यहाँ पे आ गए। उसने कहा मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, अब यहीं रुको, आराम करो, सुबह यहाँ से चले जाना, रात को यहाँ से निकलना ठीक नहीं है, तुमने गलत एक जंगल का बंदोबस्त में आ गए हो। तो शाहनवाज कहता है मैंने उनसे पूछा आप इस जंगल में क्या करते हैं? यहाँ पे तो कोई इंसान नहीं है सिवाय जानवरों के, तो आप यहाँ पे क्यों हैं? तो वो बोला मैं एक तपस्या कर रहा हूँ, मैं एक अमल कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी मेरी बेगम भी मेरे साथ है, हमारे साथ जानवर भी हैं। मेरी एक तपस्या ऐसी है, मेरा एक चिल्ला ऐसा है, मेरा एक अमल ऐसा है जो कई सालों तक मैंने करना है और जंगल में रह के करना है। बस वो मुकम्मल ही होने वाला है, तकरीबन वो मुकम्मल हो चुका है, आखिरी मराहिल में है, इसलिए मैं जंगल में रहते हैं। हमारी गुजर बसर, हमारी भेड़ बकरियां हैं जो कुछ हमने पाल रखी हैं, क्या तुम लोग कुछ खाओ पियोगे? मैं बेगम से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें। हमने कहा नहीं, हम खा चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं खाने को चाहिए। तो वो बोला तुम लोग कहवा तो पियोगे, हमारे यहाँ कहवा होता है और हमारे यहाँ पीने के लिए दूध भी है, तो तुम मेहमान हो, क्या पीना चाहोगे? हमने कहा नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं पीना चाहेंगे, बस इंतज़ार करेंगे सुबह हो और हम चले जाएं। तो बोला नहीं, मेहमान जब भी आते हैं हम उनको खाली हाथ नहीं जाने देते, कभी कभी ही तो यहाँ पे मेहमान आते हैं, कई सालों बाद तुम आए हो, ऐसे नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। मैं बेगम से कहता हूँ तुम्हारे लिए दूध का बंदोबस्त करें, रात को यहीं आराम करो, सुबह यहाँ से चले जाना। वो बूढ़ा उठा, साथ ही एक दरवाज़ा बना हुआ था, उसने दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ चला गया।
रॉबर्ट खड़ा हुआ और उस झोंपड़ी को देखना शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा अलर्ट था और चलता चलता रॉबर्ट उस दरवाजे के पास गया जहाँ पे बूढ़ा अंदर गया था और झांकने की कोशिश कर रहा था कि मैंने और उमर ने कहा, क्या कर रहा है यार तू? तो उसने हमें बोला चुप। रॉबर्ट ने इस तरह उंगली की, वो जो डरपोक सा बंदा जिसको हमेशा डरपोक कहते आए थे वो हमें कह रहा था चुप, और हम उसको कह रहे थे कि तू कितना गलत हरकत है किसी की इस तरह झांकना, कि वो कान। उसके बाद जब उसने हमें चुप कराया तो ऐसे कान सा लगा लिया, कुछ देर सुनता रहा और उसके बाद वापस आ गया। वो हमसे बोला, जब हम लोग इस झोंपड़ी के पास आए थे और उसने हमसे जिस ज़बान में बात की थी, जानते वो कौन सी ज़बान है? हम दोनों ने कहा, उमर और शाहनवाज बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता। कहता है मैं जानता हूँ, मुझे वो थोड़ी थोड़ी ज़बान आती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी आती है मैं बोल नहीं सकता, समझ सकता हूँ। वो बूढ़ा अंदर अपनी बूढ़ी से कह रहा है शिकार तैयार है और हम तीनों के लिए दूध का बंदोबस्त करेगी और उस दूध में वो हमें बेहोशी की दवा पिलाएंगे। और जिस शिकार का जिक्र कर रहा है, मेरा जितना समझ पाया हूँ हम तीनों ही उसका शिकार हैं और हमें वो दूध नहीं पीना। अगर हमने दूध पी लिया तो हो सकता है हम बेहोश हो गए तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उमर बोला तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तो रॉबर्ट कह रहा है मैंने उसकी ज़बान सुनी है, वो जो बीवी को अपना कह रहा था उसी ज़बान में। वो यही समझाए कि हम ये ज़बान नहीं जानते, तो इसलिए वो मुतमईन होकर अपनी बीवी से कह रहा था कि मिला दो, शिकार आ गया हुआ है, इनको पिला दो और ये सो जाएं। शाहनवाज बोला कि यार कैसी बातें कर रहे हो, बूढ़ा बूढ़ी, हम 3 बंदे, हमारे पास हथियार है, वो कैसे इस तरह हरकत कर सकते हैं? वो बोला रॉबर्ट मैंने अपने कानों से सुना है और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, पागल हो गए हो। बस अब इतना करना, जब वो तुम्हें दूध लेके आए तो तुमने दूध पीना नहीं है। तीनों ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ा उनके लिए दूध लेके आ गया। दूध मट्टी के ऐसे गोल से प्याले थे, उन प्यालों के अंदर दूध डला हुआ था। अब उसने आके सामने दूध रख दिया कि ये आप लोगों के लिए दूध है। तो उन तीनों ने कहा ठीक है हम ये दूध पी लेते हैं, लेकिन हमें ये बताइए हमें वॉशरूम जाना है, हम बाहर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है आओ मेरे साथ, क्योंकि वो कहते हैं बाहर तो खौफनाक है, हम इस तरह नहीं जा सकते, डर लगेगा, कोई जंगल वगैरह, हमें गाइड कर दीजिए। बूढ़ा कहता है आओ मेरे साथ। रॉबर्ट रुक गया, उमर और शाहनवाज दोनों बाहर आ गए। रॉबर्ट जो पहले झांक रहा था ना, अब वो दोबारा से झांकते झांकते उसने देखा अंदर जो उसकी वो बूढ़ी औरत थी अपने लिए कोई कहवा टाइप जो बना रही थी और इनके लिए उसने दूध का बंदोबस्त किया था। तभी उसने अंदर ऐसे दरवाज़ा खोल के देखा, वो औरत बाहर की तरफ जा रही थी। उसकी निगाह पड़ी कि वहाँ पे बाकायदा इंसानी खोपड़ियाँ बनी थीं और एक मट्टी का बड़ा सा देगची टाइप था जो आग के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसके ऊपर खून था जो उबल रहा था। और वो देख के हैरान रह गए, वो रॉबर्ट देख के कि बाकायदा खून उबल रहा है और हड्डियां पड़ी हैं और इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं। उसी वक्त रॉबर्ट ने अपनी जेब से वो पूरी बोतल निकाली जो उसकी गोलियों वाली थी, बेहोशी वाली, वो उसने पूरी खोली और वो जो उसका कहवा बन रहा था उसके अंदर उंडेल दी। अल्लाह की तरफ से उसका दिमाग काम किया कि उसने वो उसके अंदर उंडेल दी और जल्दी से वो बाहर आया। उसने अपना वाला जो दूध का प्याला था वो इस अंदाज में गिरा दिया नीचे ज़मीन पे, साइड पे बाहर करके कि मैंने पी लिया है, और वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों और बूढ़ा अंदर आ गए। तो उसी वक्त रॉबर्ट जो पहले अंदर बैठा हुआ था, अपना प्याला पी के बैठा हुआ था, उससे बोला मैंने पी लिया दूध भी, दूध बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था, तुम लोग भी पी के देखो, मज़ा आ जाएगा। वो दोनों आके बैठ गए और बूढ़ा बैठा, तुम लोग आराम से दूध पियो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। बूढ़ा उठ के वो अंदर चला गया। वो कहते हैं हम दोनों वहाँ पे बैठे और रॉबर्ट को कह रहे हैं कि उसने कहा मैंने फेंक दिया दूध, अपना दूध फेंको, मैंने कुछ मंजर देखा है। उसने कहा क्या?
उसने कहा बस अल्लाह ताला ने आज मेरे दिमाग में उसी वक्त एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ गई। वो तो अल्लाह ताला लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, वो तो एक और मज़हब से था कि मतलब वो उसने अपने उसका कहा, क्योंकि देखिए मैं कहानी सुनाते हुए ना गॉड, खुदावंद, इन लफ्ज़ों का ज़रा एहतियात करता हूँ, मकसद कोई हर्ट ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ही कह देता हूँ। उसने अपने उसका कहा कि मेरे दिमाग में डाल दिया और मैंने एक काम डाल दिया है, अब तमाशा देखो। वो बूढ़ा अंदर गया और उसने उनको इशारा किया। अब वो अलर्ट हो चुके थे, अपनी हथियार भी संभाल चुके थे क्योंकि उनको इशारा दे चुका था। और तभी अंदर जहां आग जल रही थी, रोशनी थी साथ वाले कमरे में, उन्होंने भी झांक के देखा तो अंदर वाकई खून उबल रहा था, इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई थीं। और वो बूढ़ा उस औरत को उसी ज़बान में कह रहा था कि ये बेहतरीन बलि चढ़ाने का टाइम है। ये तीनों जब बेहोश हो जाएंगे दूध पी के, तो उसके बाद ये जो उबल रहा है, इन तीनों का भी इसके अंदर खून शामिल हो जाएगा और ये खून हमारे भगवान शैतान के लिए होगा। ये हम शैतान को देंगे और इनके जिस्मों को हम कई महीनों तक खाएंगे। और ये आखिरी बलि होगी जो हम अपने शैतान को चढ़ाएंगे। और सिर्फ एक और आखिरी बलि रह जाएगी, उसके बाद मेरा ये तपस्या, मेरा ये चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा। आज शैतान हमसे बहुत खुश हो जाएगा। ये वो बातें कर रहा था अपनी बूढ़ी के साथ और उसकी बूढ़ी खुश हो रही थी कि वो तीनों समझ गए कि वो उनको बलि चढ़ाना चाह रहे थे। उनको काट के बेहोश करने के बाद, अब वो दूध पी लेते, बेहोश हो जाते, वो खून इस उबलते हुए उसके अंदर डालते, जो वो कह रहा था कि अब कई महीनों का पुराना गोश्त, जो जानवर का, ये जो खून था ये जानवर का था, जिसके अंदर वो इंसान का गोश्त मिक्स करने जा रहे थे। और वो कह रहा था इसमें ये वाला इंसानों का गोश्त, तीनों का खून, गोश्त नहीं, तीनों इंसानों का खून भी शामिल हो जाएगा, तो ये बलि चढ़नी थी। तो उसी वक्त उन दोनों बूढ़ी और बूढ़ी ने वो अपने लिए जो कहवा बना रहे थे उसको उन्होंने निकाला और पीना शुरू कर दिया। और उधर इन तीनों को चलते हुए वापस अपनी जगह पे बैठ गए। दूध वो दोनों फेंक चुके थे, रॉबर्ट पहले फेंक चुका था और कुछ देर बैठे रहे। रॉबर्ट से पूछे क्या क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है, क्योंकि उनको समझ नहीं आई थी। रॉबर्ट ने कहा चुप करके बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद रॉबर्ट अपनी जगह से उठा, चलता हुआ फिर उस दरवाजे की तरफ गया। देखा तो बूढ़ा और बूढ़ी थोड़ी देर के बाद गिरे पड़े हैं। बूढ़े से तो वो थे, उसने कहा जल्दी से उठ के आओ, जल्दी से उठ के आओ। वो दोनों उठ के आए, उसने दरवाज़ा खोल दिया, देखा बूढ़ी और बूढ़ा गिरे पड़े हैं। खून है जो उबल रहा है, खोपड़ियाँ पड़ी हैं और ढांचे पड़े हैं, जानवरों के भी और कुछ इंसानी खोपड़ियाँ भी पड़ी हैं। उसने कहा मैं इनकी ज़ुबान सुन रहा था। ये बूढ़ा उसको कह रहा था कि ये जो खून उबल रहा है ये जानवरों का खून है, भेड़ बकरी का है, किस चीज़ का मैं नहीं जानता। उसने कहा ये जानवर का खून जो काफ़ी अरसे से हमारे पास था, अब बलि चढ़ाने के लिए इन तीनों का खून इसमें शामिल हो जाएगा। ये हमें बेहोश करके फिर हमें ये काटता, काटने के बाद हमारा खून भी इसी के अंदर उबालता और उसके बाद ये अपने शैतान को चढ़ाता और हमारे वजूद को कई महीने तक, हमारे वजूद के गोश्त को ये खाते रहते। दोनों ये दोनों आदम खोर हैं और अपने किसी शैतान के चिल्ला करने के लिए इतने सालों से मौजूद हैं। और ये हड्डियां और ये ढांचे पता नहीं किन लोगों के हैं। तो वो दोनों भी शदीद खौफजदा हो गए और परेशान हो गए। तो तुमने इसको बेहोश कैसे किया? उसने कहा ये गिरे क्यों पड़े हैं? उसने कहा मेरी वो जो टैबलेट जो हमेशा गोलियां मैं नींद के लिए खाता था, मैंने पूरी बोतल इसमें उड़ेल दी है। अब ये बेहोश हैं या मर जाएं मुझे नहीं पता। एक काम करो, भागो यहाँ से। क्योंकि एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो बेहोश हुआ पड़ा है ये वाकई जादूगर है, बहुत ताकतवर है। ये वाकई जादू के ज़रिए हमें कुछ भी कर सकता है। क्योंकि आखिरी बात जो मैंने इसकी सुनी है, हम जो रास्ता भटके हैं वो खुद से नहीं भटके, इसने हम पे जादू किया था। मैं जो इसकी बात सुन रहा था ये कहका लगा के कह रहा था, ये तो मैं इस ज़बान को समझता था जो मैंने समझ लिया। कहका लगा के कह रहा था कि मैंने अपने जादू के ज़रिए कैसे फिर इन शिकार को अपनी तरफ लेके आया कि ये रास्ता ढूंढ ही नहीं सके। भटकते भटकते कैसे खुद ब खुद मेरे पास आ गए। मैंने इनकी आंखों को अपने जादू से बंद कर दिया था। इसका मतलब है हम अपनी गाड़ी और कैंप के करीब करीब थे, लेकिन इसके जादू की वजह से हम देख नहीं पा रहे थे। और तभी हम चलते चलते इस जादू की वजह से इसके पास पहुंचे हैं। और जैसे ही उनको समझ आई, कहते हैं अब ये बेहोश हो गए, हमारा काम है निकल लो, हम इनसे लड़ नहीं सकते। पता नहीं कैसा जादूगर है, इस वक्त वो धोखे में मारा गया है, हमें भागना है। वो तीनों बाहर निकले और भागना शुरू कर दिया।
एक तरफ भागते भागते ऐसा उनको महसूस हुआ जैसे तेज रोशनी आगे से गुजरी हो, तेज रोशनी। वो डर के रुके हैं कि ये वो वापस आ गया, बाबा ये क्या हुआ है। वो तेज रोशनी गुजरी है तो ये डर के रुके हैं, तो एकदम से रुके हैं, कहते हैं भागो, भागने लगे हैं, तो फिर से वो रोशनी वापस आई है, शां करके वापस ये उनके सामने आके खड़ी हो गई है। कहते हैं वो रोशनी हमारे सामने खड़ी हुई है और तभी हमने एकदम देखा है तो एकदम ना सिर्फ चौंक गए हैं बल्कि डर गए हैं। ये वही लड़की थी जो कई सालों पहले हमने इसको नहाते हुए, छलांग मारते हुए देखा था, जिसके वजूद के अंदर से ऐसे सफ़ेद रोशनियां से निकल रही थी। और जैसे ही हमने उसको देखा तो हम डर गए कि ये कैसे। तो उसी वक्त उसकी आवाज़ आई कि जिस वक्त मैंने तुम्हारे सामने कपड़े उतारे थे, तुमने मेरी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा था, सर झुका लिया था और तुम मेरी मदद करने के लिए आ रहे थे। वो मुझे आज भी याद है। मेरे पीछे आओ। अगला कोई जुमला नहीं उसने कहा, कहती है मेरे पीछे आओ। और यूं तेजी से वो आगे चलना शुरू हो गई, जैसे उड़ रही थी, चल नहीं रही थी, वो बाकायदा उड़ रही थी। और कहते हैं हम उसके पीछे भागना शुरू हो गए। वो आगे तेजी से उड़ती हुई जा रही थी, हम उसके पीछे भागते हुए जा रहे थे। वो उड़ती हुई जा रही थी, हम भागते हुए जा रहे थे। जाते 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 एक जगह पे हमने देखा वो सामने हमारी गाड़ी नजर आ रही है। और जैसे ही हम गाड़ी को देखे, खुश हुए, तो उसी वक्त वो सामने खड़ी हुई नजर आई। उसका आखिरी जुमला हमने सुना। उसने उमर हयात की तरफ उंगली करके कहा था, तुम में ये शख्स बचाव का बायस बना है। अगर ये शख्स जो पढ़ता रहता है ये ना पढ़ता तो तुम आज मारे गए थे। और मैं भी तुम्हें जो बचाने के लिए आई हूं, इसके पढ़ने की वजह से बचाई हुई हूं। ये बहुत, तुम तीनों में से ये बेहतरीन शख्स है। उमर है, उमर की तरफ इशारा करती है, बेहतरीन शख्स है। और ये जो कुछ पढ़ता रहता है यही तुम्हारे पढ़ने का आज बायस बना है। आइंदा दोबारा किसी जंगल में ना जाना, मारे जाओगे। ये उसने कहा और शां करके उसी तरह लाइट जिस तरह आई थी, वो लाइट आती थी, एक गोल सी लाइट, जिस तरह गोला होता है बड़ा सा, और गोला आके रुकता था तो वो लड़की बन जाती थी। फिर उसके बाद जब चलती थी तो वो गोला बन के निकल जाती थी। उसी वक्त वो गोला सा बना और शां करके वो गुजर गई। हम भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे। सामान शमान हमने फेंक दिया, कैंप शैम्प वहीं फेंका, गाड़ी स्टार्ट की और निकले हम वहां से। गाड़ी भगाते उमर पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था, पढ़े जा रहा था। जब हम रोशनियों में पहुंच गए, सांस लिया, तो उमर कहता है, शाहनवाज मेरा दिल आज बहुत डरा हुआ था। मैंने तुम्हें कहा भी था, तो तुमने कहा यार रॉबर्ट डर जाएगा, आज ना कहो, लेकिन मैं मुसलसल पढ़ रहा था। वो लड़की वाला भी वाकया हुआ था, ये सच है, मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, तुम जानते हो मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, मेरे वज़ाइफ हर वक्त रहते हैं इस तरह के। उस वक्त भी मैंने पढ़ता रहा था। आज भी उस वक्त से जब मेरा दिल घबरा रहा था, मैं मुसलसल पढ़ता रहा था। ये सारा जो वाकया हुआ है मैं पढ़ता रहा था, लेकिन उसके हम जादू में आ गए, रास्ता भटक गए, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेज दी। ये जो रॉबर्ट ने जो भी किया, ये समझो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मदद आई है। वो जादूगर ऐसा भी हो सकता था, ये बातें ना करता बीवी से, कुछ भी ना कहता, हमें पता ना लगता, हम मारे जाते। ये जो कुछ भी है हम बच गए हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है पहले यहाँ की पुलिस को रिपोर्ट दें। हम वहाँ एक अच्छे शहरी होने के नाते फ़ौरन गए पुलिस स्टेशन और हमने उनको पूरे वाक़या सुना दिया कि ये हमारे साथ हुआ है और फ़लाँ जगह पे है वो जगह। तो हमारे साथ फ़ौरन तैयार हो गए कि हमें आप लोगों को फ़ौरन हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि वहाँ पे खून और ढांचे और खोपड़ियों की बात थी। हम उनको लेके पहुँचे और गाड़ी का हमें रास्ता तो याद था, 2 गाड़ियाँ हमारे साथ और थीं, एक गाड़ी हमारी थी। हम चलते 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 खौफज़दा होने के बावजूद, रॉबर्ट डरा होने के बावजूद उस जगह पे पहुँच के जहाँ हमारा खैम्प और सामान पड़ा हुआ था, अभी भी खैमा भी लगा हुआ था। तो हमने उनको बताया कि हम 10 मिनट का सफ़र करके इस तरफ गए थे। उमर उसी तरह पढ़ता रहा और हम 10 मिनट का सफ़र करते 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 और वाकई हम उस झोंपड़ी तक पहुँच गए थे। लेकिन जब हम उस झोंपड़ी पे पहुंचे तो ना ही अंदर कोई इंसान था, ना ही कोई खून था, ना ही कोई ढांचा था, ना ही कोई खोपड़ी थी, कुछ भी नहीं था। वो खाली हो चुकी थी और ऐसा लगता था जैसे सालों से बंद है। अंदर जाले लटके हुए थे, जिस जगह पे हम जाके बैठे थे वहाँ पे जाले ही जाले थे। जहाँ पे हमने दूध फेंका था कोई नामो निशान भी नहीं था, लगता ही नहीं था यहाँ पे कई सालों से कोई आया है। तो हमसे बोले यहाँ पे तो जालों को देख के लगता ही नहीं यहाँ पे कई सालों से कोई आया है। हमने कहा नहीं, हम आए हैं और वो एक जादूगर ही था, लेकिन आदमखोर जादूगर। हमें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है। अच्छे शहरी होने के नाते हमने बता दिया, आगे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है,
एक जो कार्रवाई थी वो हुई, हमने अपनी तरफ से बता दिया, वापस आए, हमने अपना सामान वगैरह उनकी निगरानी में उठाया, पैक किया और उसके बाद हम वापस आ गए। लेकिन सारी ज़िंदगी फिर हमने दूर दराज जंगलों में कैंपिंग करनी बंद कर दी। करते थे तो कभी कभी और ऐसी जगहों पे जहाँ पे और लोग भी मौजूद हों। तो मैं इस कहानी के हवाले से कि मैं एक दो और बातें बताता हूँ। जिस तरह वो जादूगर वो बीवी से बातें कर रहा था, वो खुशी का इजहार कर रहा था क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था। आखिरी एक जिसके लिए वो कई सालों से इंतज़ार कर रहा था, याद रखिएगा, चिल्ला, जादूगर और ये बलि चढ़ाना ये है, ये वाकई है। आज भी मैं नाम नहीं ले सकता, कई ऐसे इसी दुनिया में कबाइल हैं, कबाइल के अलावा मॉडर्न लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े खौफनाक लोग हैं, वो बलि चढ़ाते हैं। यकीन मानिए, एक वाकया नहीं, मैं ख़तरनाक हो जाता है ये बताना भी, मैं बता नहीं सकता, वरना लाहौर जैसे शहर में भी अगर उनको कोई ज्वाइन कर ले तो वो ज़िम्मे लगाते हैं बलि चढ़ाएं। ये मुझे पता लगा था, अल्लाह बेहतर जाने सच या झूठ, मुझे नहीं पता, ये बलि चढ़ानी है। वो तय खानों में बनवाते हैं नीचे सारा कुछ और उसके बाद बलि चढ़वाते हैं। तो ये खौफनाक काम आज भी हो रहे हैं। जादूगर, चिल्ला, ये कब से चला आ रहा है और इंसानी खून की बलि चढ़ाना ये है। और वो शैतान, वो जादूगर खुश हो जाता है जब उसने बलि चढ़ानी होती है, तो फ़ख्र से बता रहा होता है कि आज मेरा शिकार आ गया, मेरा जादू काम कर गया, मैं उनको रास्ता भटका के अपने पास ले आया हूँ, आज इनकी बलि चढ़ाऊँगा। लेकिन खुदा ने इनको बचाना था, वो जो उम्र हयात मुसलसल पढ़ रहा था उसकी वजह से वो बच गए। तभी वो शख्स जो हमेशा सोता था वो कान लगा के खड़ा होना शुरू हो गया। बैठा रहता, कान ना लगाता, क्योंकि वो तमीज़दार लोग थे, बदतमीज़ नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बचाना था इसलिए वो उठ के खड़ा हुआ और वो कान लगाने चला गया कि क्या हो रहा है। उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं सुनूँ ये कुछ गड़बड़ है, इसकी आंखें बहुत चमकदार हैं, वरना हो सकता है वो आगे जाता ही ना, बैठा रहता, वो बात सुनते ही ना और दूध पी लेते, बेहोश हो जाते। तो चिल्ला के हवाले से, जो बलि चढ़ाने के हवाले से एक मेरे पास सच्ची कहानी है, मैं आपको आगे सुनाता हूँ। वाकई बलि चढ़ाई गई थी, इस तरह की खून की बलि चढ़ाई गई थी इंसान की, शैतान को राज़ी करने के लिए। मैं आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो सुनाता हूँ। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि कहानी को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बार बार मैं आजकल कह रहा हूँ और कहता रहूँगा ताकि आप भूलें ना। अगर कोई भूल भी जाता है तो मेरे कहने से अगर आप शुरू में लाइक नहीं कर सके तो एंड में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। 10,000 मुझे आप लोगों से लाइक चाहिए। ये थी आज की कहानी। आप लोग भी मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। आप लोग जब मुझे कहानी भेजें व्हाट्सअप पर, तो कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कहानी लिख के भेजें तो लिखी हुई कहानी पहले सेंड कर दें और उसके नीचे लिखें एंड पे स्टोरी, STORY। अगर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें और उसके नीचे लिखें STORY। जिन लोगों की कहानी पहले से, काफ़ी पहले से भेजी हुई है, जब से मैंने व्हाट्सअप के मैसेज डिलीट किए हैं उससे पहले उन्होंने भेजी थी, तो वो प्लीज़ दोबारा भेज दीजिए और वो भी स्टोरी लिख के भेज दें, तो उनकी कहानी में जल्दी उनका नंबर पहले आएगा क्योंकि उन्होंने पहले से भेजी हुई है, तो मैं आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा आज की। और जिस नंबर पे सेंड करना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। और उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।